नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बात किसान आंदोलन 3.0 की। सुबह यूपी के 5000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की, क्रेन कंटेनर खड़े किए, लेकिन किसान जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, सर्किल रेट को बढ़ाए जाने जैसी कई मांगों को लेकर संसद का घेराव करने पर अड़े रहे। दिन भर जाम की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हुई। हालांकि अब खबर आ रही है कि दिल्ली कूच को अड़े किसान सड़क खाली करेंगे, लेकिन उनका दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना जारी है। खास बात यह है कि इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान भी अपनी मांगों को लेकर शामिल होंगे। इधर इस बार भी किसानों के आंदोलन को कुछ लोग सियासी कह रहे हैं, दिल्ली चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो कुछ हक की लड़ाई बता रहे हैं। आज किसानों के मुद्दे पर बड़ी बहस मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन 3.0 आखिर क्यों, मांगे क्या हैं, ये जरा समझिए। और इसे समझने के लिए हमें वॉल पर जाना होगा और हम बताते हैं आपको कि किसान आंदोलन 3.0 की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मांगे हैं। और इसमें कई सारी मांगे पुरानी ही हैं, जिन मांगों को लेकर किसान आंदोलन पहली बार हुआ, फिर फरवरी 2024 में किसान आंदोलन हुआ और अब किसान आंदोलन 3.0। इसमें जो तमाम मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग जो है, सबसे अहम मांग है, वो है जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए। पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा उसे बढ़ाया जाए। विकसित भूखंड का 10% दिया जाए। तो ये ग्राफिक्स वॉल पर आ चुका है। किसान आंदोलन 3.0 की ये मांगे हैं, जमीन अधिग्रहण को लेकर भी, और पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा उसे बढ़ाकर दिया जाए, और जो विकसित भूखंड का 10% दिया जाए। जमीन अधिग्रहण अगर आप करते हैं तो उसके बदले में विकसित भूखंड का 10% दिया जाए। पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी पर अड़े हुए हैं। जो एमएसपी की गारंटी कानून की मांग की जा रही है। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की मांग है, और साथ ही भूमिहीन किसानों के लिए भी मांग है। भूमिहीन किसानों को रोजगार की मांग है। पिछले प्रदर्शन के दौरान भी जो केस दर्ज किए गए थे वो केस वापस लिए जाएं। ये किसान आंदोलन 3.0 की मांगे हैं, और इन मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हुए थे। आज दिल्ली कूच कर रहे थे। हालांकि ये खबर है कि अभी फिलहाल 1 हफ्ते का समय प्रशासन ने मांगा है, और किसान वहीं दलित प्रेरणा स्थल है, उसी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना देंगे, और 1 हफ्ता के बाद अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो फिर वो दिल्ली कूच करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने उन किसान नेताओं से भी बातचीत की, समझने की कोशिश की है कि आखिर उनकी रणनीति आखिर है क्या। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा, भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया, या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि उनकी मुख्य मांग है, जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। मैंने कहा उनको, भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। भागीरथ जी, किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बातचीत नहीं हो पाई, उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया और दिल्ली की जो सीमा है और नोएडा के बॉर्डर हर जगह जाम लग गया है इस वजह से। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक जो किसान हित में जो फैसले लिए गए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसान की उपज की फसल के एमएसपी बढ़ाने की बात हो, अनेक ऐसे काम किए हैं जो किसान के हित में काम किए हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीति जो ऐसे विचारों के हैं, जो चाहते हैं कि जो भोली वाली किसान जो कौम है उनको बरगलाने की वो कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अन्नदाताओं से, किसानों से, कि आप उनकी बहकाव में नहीं आना है। कोई भी बातचीत है तो उसको बैठ के हल करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं। एक खबर ये है कि किसान जो है सो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। किसान तो करते हैं, अपने आंदोलन भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, उनका हक है, अधिकार है, बट संयम के साथ, धैर्य के साथ अपनी बात रखें। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने सुना, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा है, कौन उसे बहका रहा है, कौन कह रहा है कि आप प्रदर्शन कीजिए, सड़क जाम कीजिए, और बार बार किसान आंदोलन की नौबत क्यों आ रही है? सवाल यही है। तो देश का सवाल में आज सवाल यही कि क्या किसानों की हर समस्या का हल दिल्ली घेराव से ही निकलेगा? किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर के लोगों को हो रही दिक्कत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसान आंदोलन का दिल्ली चुनाव से कोई कनेक्शन है? किसान का आंदोलन, बार बार किसानों का आंदोलन सियासी बता दिया जाता है, तो क्या यह सियासी भर है या फिर अपने हक की मांग है? एमएसपी, कर्ज माफी, मुआवजे की समस्या का समाधान कब निकलेगा? बार बार इन समस्याओं को लेकर आंदोलन की नौबत क्यों? और सरकारों के वादों के बाद भी खेती फायदे का धंधा क्यों नहीं बन पा रही? आज इन्हीं सवालों पर सबसे बड़ी बहस, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उन मेहमानों के पास भी हम जाएं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। महेंद्र माही हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो दिन भर किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे। महेंद्र, आज दिन भर क्या हुआ और अभी मौजूदा स्थिति क्या है और किसानों की आगे की रणनीति क्या है? पहले तो जो ताजा अपडेट है ये है कि जो किसान थे, जो चिल्ला बॉर्डर और आसपास के सड़कों पर बैठे थे और पूरा चक्का जाम किया था, उन्होंने अभी वहाँ स्थल खाली कर लिया है और दूसरी जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो वार्ता हुई उन्होंने कहा कि जो तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बातें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से की जाएगी। जो आपकी दो मुख्य बातें हैं, पहला तो 10% और 64% अधिक मुआवजा, उसको लेकर बात बनी है और किसानों की तमाम जो बातें हैं मुख्य सचिव के सामने रखेंगे और ऐसे में एक सप्ताह का समय मांगा है। दूसरी तरफ किसानों ने कहा, देखिए हम आपकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, मगर आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम अपना जो आंदोलन है वो बंद तो नहीं करेंगे, मगर जो जगह है वो बदलेंगे। ये दलित प्रेरणा स्थल है, यानी कि जो एक्सप्रेसवे है और जो महामाया फ्लाईओवर है उसके पास है ये दलित प्रेरणा स्थल, काफी बड़ा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जो किसान है वो बैठे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, नौजवान है, तमाम लोग हैं। आप जल्दी से कुछ किसानों से बात कर सके तो कीजिए। बिल्कुल, हम कुछ किसानों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम खलीफा है जो पूरे आंदोलन को रूपरेखा दे रहे हैं और 64% मुआवजे को लेकर और 10% फ्लॉट को लेकर उनसे बात करेंगे, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार हम देख रहे हैं नोएडा ग्रेटर यमुना प्राधिकरण के आसपास जो किसान है इसी मांग को लेकर 10% का प्लॉट और 64% अधिक मुआवजा चाहिए। इनका एमएसपी से कुछ लेना देना नहीं है, जो नोएडा के किसान है एमएसपी से कुछ लेना देना नहीं है। और एक बार मैं दिखाऊंगा तस्वीर और लगातार जो किसान है अभी भी आते जा रहे हैं। वो महिलाएं थी उनको घर भेज दिया गया है, जो पुरुष है उन्होंने अब मोर्चा संभाला है और लगातार आप देखेंगे लोग अपनी बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एक सप्ताह का समय दिया गया है। जो मुख्य सचिव यूपी थे उनसे हमारी वार्ता चल रही है और लगातार इस मांगों को लेकर जल्द ही एक अच्छा फैसला आएगा और नहीं आता तो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी में दिल्ली है, यानी कि चिल्ला बॉर्डर जहाँ सुबह से लेकर शाम तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। और ऐसे में कहीं कह सकते हैं
कि जो दिल्ली की जनता जो और शाम में जुनून नजर आई थी और सुबह से लेकर शाम तक वो तकरीबन 2 से 3 घंटा एक जगह अपनी गाड़ी खड़ी करके तो मजबूर हुए थे कि चारों तरफ पैक कर दिया गया था। चाहे हम काली कुंज की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें या बीएनडी की बात करें, हर जगह जो किसान है वहाँ बैठ गए थे। पुलिस बैरिकेड और उसके बावजूद भी जो पुलिस जो किसान है उन्होंने उस बैरिकेड को हमारे आगे की तरफ गए थे। ऐसे में कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असल इस तरीके से वो बात कर रहे थे। क्या अहम मुद्दे थे आपसे, कितनी मांगी मानी गई और कितना वक्त आपको दिया? हमें तो आश्वासन दिए गए, अभी तक जो आश्वासन झूठे मिलते रहे। हमें पिछले 8 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो मांग है 10% जो हमें जो हमारा जो भूमि अधिग्रहण कानून जो नया बना था 2013 का हमारा वो लागू। तो अब किसी अधिकारी से आपकी बातचीत थी, 5 दिन का समय मांगा है, अब कैसे रूपरेखा पूरा आंदोलन का देखा जाएगा? तो 5 दिन के बाद बनाएंगे। तो अभी यही टेंट है गाड़ी में, अभी यही रुकेंगे और 5 दिन का अल्टीमेटम? 5 दिन का अल्टीमेटम यही रुकेंगे। वार्ता सफल रही तो यहीं से वापस चले जाएंगे, नहीं सफल रही तो यहीं चले जाएंगे। 64% अधिक मुआवजा और 10% प्लॉट, ये भी 10%, 64% आबादी, नया भूमि अधिग्रहण कानून, हमारे जो सर्कल रेट है, हमारे जो गाँव के सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए वो बढ़ाए जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। क्योंकि कुछ युवा भी हमारे साथ, ठीक है महेंद्र, मांगे हैं जी बिल्कुल इन मांगों को लेकर अभी 5 दिन के अल्टीमेटम, एक तरह से 5 दिन का वक्त दिया गया है प्रशासन को, और प्रशासन ने कहा कि 5 दिन का वक्त दीजिए, तो तब तक दलित प्रेरणा स्थल पर ही टेंट गाड़कर ये किसान यहीं पर रुक रहे हैं, नहीं तो फिर दिल्ली कूच करेंगे। बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं आपका उनसे परिचय करवा दें। जयराम विप्लव हैं प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, रास बिहारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और स्वामी इंद्र हैं किसान नेता, निवान शर्मा हैं आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल, मैं चूंकि जयराम जी सत्ता में आप हैं यूपी में भी और यहाँ केंद्र में भी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। कौन बहका रहा है? ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि किनको कौन बहका रहा है, और ये सारी योजनाएं जो है ना अब रिपीट हो रही है। अब जनता भी समझने लगी है कि चुनाव आते ही। अब आप एक चीज बताइए, ये मसला जिन प्राधिकरणों को लेकर के है उनके बीच में संवाद चल रहा है ना, किसी भी समस्या का समाधान संवाद से होगा, और जब सहमति बनेगी तो समस्या का समाधान निकल आएगा। एक ये अगर दिल्ली एनसीआर के करीब नहीं होते, देश भर में विभिन्न योजनाओं को लेकर के, भूमि अधिग्रहण और तमाम मसलों को लेकर के किसान और स्थानीय प्रशासन के बीच में कई बार विवाद होता है, फिर उसका संवाद करके समस्या का समाधान निकलता है। और तमाम देश की सरकारें, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें, वो सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करती है। आज भी हम किसानों के साथ वही काम कर रहे हैं, लेकिन हर मुद्दे पर देश की राष्ट्रीय राजधानी को चारों तरफ से जाम करने का प्रयास करना हो या वहां पर घुसकर उपद्रव करने का प्रयास करना हो, तो उसमें जो तत्व शामिल हैं उनके चेहरे एक्सपोज्ड हैं, जो किसानों के बीच में घुसकर किस प्रकार आप कह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, वो किसान नहीं है। मैं फिर से सुन लीजिए, टीवी डिबेट करते हुए मैं काफी वर्ष हो गए, तो मेरे मुंह में शब्द कोई डाल नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि किसानों के साथ तो प्रशासन का संवाद जारी है, लेकिन उनके बीच में उपद्रवी तत्व कैसे घुसकर 26 जनवरी को लाल किले जैसी घटना को भी अंजाम देते हैं, ये देश ने देखा है। तो उस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है, और किसानों को बदनाम करने का काम या किसानों की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने का काम किसी को भी नहीं करने देंगे। ऐसे तत्वों को आंदोलन से दूर रखें। कौन लोग हैं ये? सब जानते हैं। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। तीसरी बार ये आंदोलन हो रहा है, तो अब तक तो कम से कम सच्चाई आपको पता चली होगी, कौन लोग हैं, किसके बहकावे में ये किसान आ जा रहे हैं। पूरा देश और दुनिया जानता है। एक एक आदमी का नाम तो हम नहीं जानते ना कि अभी किसी पार्टी का आप पर आरोप लगा रहे हैं आप, या किसी किसान नेता पर आरोप लगा रहे हैं, कौन है? सब लोग हैं इसमें, विपक्ष से लेकर के तमाम ऐसे फर्जी लोग शामिल हैं।
जो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जब आंदोलन में ठीक वो है। घुसते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किसान करते नेता हैं। हमारे पास लाल किले जैसी शर्मनाक घटना भी इस देश में हुई, ठीक है, उन्हें भी उसको दिखाइए करने जरा। वाले जो लोग थे वो हाँ। एक्सपोज्ड हैं, उनके समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े होते हैं वही इनके पीछे हैं। ठीक है, इंद्र जी हमारे साथ हम जुड़े तो हुए हैं। किसानों के साथ हैं। अब आप किसानों के साथ हैं, लेकिन कह रहे हैं किसान स्वामी इंद्र जी, ये फिर कौन लोग हैं जो किसानों में उपद्रवी तत्व बनकर घुसाते हैं, या फिर कौन लोग हैं, कौन ऐसे फर्जी नेता हैं जो किसानों को भड़काते हैं, बहकावते हैं? देखिए मनोज जी, आपको भली भांति पूरे देश को मालूम है कि किसान कभी भी उपद्रव का रास्ता नहीं अपनाता। ये वही किसान है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। ये वही किसान है जो कोरोना काल जिस समय में जब सब लोग अपने घरों में थे, हम अपने घरों से बाहर निकलकर देश का पेट भरने का हमने काम किया, अन्न उपजाने का काम किया। हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो तो हमें बताइए। हमारा बेटा देश की सीमा पर जाकर अपने सीने पे गोली खाने का काम करता है देश की सुरक्षा के लिए। अब ऐसे एंकर बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे और ऐसी बातें हम हमारे बारे में कहेंगे, बड़ी चिंताजनक, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका नहीं, गलत से बात मत करिए। मैंने आपके बारे में नहीं कहा, ना किसान के बारे में कहा, लेकिन किसानों के बीच में अगर कुछ लोग घुसकर किसानों को बदनाम करेंगे, राष्ट्र का नुकसान करेंगे, तो उसके बारे में कहा। मिसकोट अगर करना है और गलत सलत बातें करनी है तो आप अकेले डिबेट कर सकते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, मैं किसान का बेटा बोल रहा हूँ और किसान की भाषा। अरे मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी कान खोल कर सुनिए। तो किसान केवल नोएडा में रहते हैं क्या? अगर आप होते, किसान बिहार में नहीं रहते, किसान गोरखपुर में नहीं रहते, किसान मध्य प्रदेश में नहीं रहते। आप ही तय करेंगे किसान कौन है टीवी चैनल के स्टूडियो में। अगर आप होते, मानिए जी, अगर आप होते, ध्यान तो सुनिए, तो आप किसान के लिए अगर आप उसके रस्तों में करेंगे तो ये गलत तरीका है। कीले लगाने का काम अपना ना विषय रखिए। आप सुनिए, आप उसके रस्ते में कीले लगाने का काम ना करते। अगर आप किसान के बेटे होते, आसमान से ड्रोन द्वारा उस पर अग्नि वर्षा, गोले बरसाने का काम नहीं करते। अगर आप किसान के बेटे होते, उसका मार्ग आप सुनिश्चित करते कि किसान को किस प्रकार से उसको अधिक लाभ मिल सकता है। आपने ना तो कोई लाभकारी योजना लेके आए, और आज हमारे पुरखों द्वारा अपने खून पसीने सींची हुई जो भूमि है, उसके ऊपर आपके मित्रों की जो गिद्ध जैसी आंखें हैं वो सबको जाहिर हो रही। आप मुझे बताइए, नोएडा जैसे मेट्रो सिटी के अंदर अगर कलेक्टर रेट ग्रामीण आप रख रहे हैं सिर्फ किसानों की जमीन का, और बाकी 7 लाख की जो जमीनें हैं जहां पे इंडस्ट्री है सबसे बड़ी, जहां पर आपके अपने जो रेजिडेंस एरिया है, जहां पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े मॉल है, वहां का कलेक्टर रेट कुछ और हमारा कलेक्टर रेट कुछ और। तो ये आप भारत के अंदर 2 कानून लगाने की जो व्यवस्था आपने की है ना, एक किसान के लिए और एक उद्योगपतियों के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए, वो जग जाहिर होता जा रहा है। मुझे बताइए, 2013-14 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बिल है जो देश की माननीय संसद ने पास किया, उससे आपको क्या आपत्ति? उसको आपने क्यों बदलने का काम किया, और क्यों उत्तर प्रदेश में उसको लागू होने का काम क्यों नहीं कर रहे? आप अपने गिरेबान झांक के रखिए। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या उस विकास में आप किसान को लेकर चल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, आप हमारे पुरखों द्वारा करोड़ों वर्ष इस धरती को सींचकर हमने सिविलाइजेशन का जो हमने काम नहीं, लेकिन स्वामी इंद्र जी, इन मुद्दों को लेकर संवाद होना चाहिए ना, संवाद से समाधान होगा। मनोज जी, हम संवाद से कब भागे? मुझे बता दीजिए कौन सा दौर रहा, भले वो पिछला आंदोलन रहा दिल्ली का, भले आज शंभू बॉर्डर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर होने वाला आंदोलन हो, भले आज उत्तर प्रदेश की धरती और दिल्ली की धरती पर आंदोलन होने जा रहा है। किसान संवाद से भागता हो, मुझे बताइए कहां नजर है किसान? ये बार-बार इस तरह के आंदोलन की नौबत क्यों आ जाती है? क्या संवाद नहीं हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जाती? बिल्कुल। आप देखिए, आज भी कह रहे कि पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त है, यानी हमें डंडे मारने और भगाने की व्यवस्था तो इन्होंने कर ली, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार के नुमाइंदे किसानों से बात करने के लिए पहुंच चुके हैं और किसानों से संवाद। ठीक है जयराम जी, जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद अजय उपाध्याय जी और निवार शर्मा।
देखिए, देश जान रहा है, इन्होंने बता दिया कि कौन लोग हैं, किसके पीछे हैं, कैसे प्रधानमंत्री के मित्र और बाकी भाषा किस राजनीतिक दल से मिलती है, किससे जुड़े हुए हैं, सबको पता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, देश के किसी भी जिले में, बिहार में हमारे यहाँ भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था हाईवे का, वहां पर किसानों को कुछ समस्या थी, कुछ किलोमीटर तक निर्माण कार्य बाधित रहा और जिला प्रशासन ने उसको 6-7 महीने में डील करते हुए किसानों के साथ उस चीज को डील किया, भूमि अधिग्रहण हो गया। वहां के किसान नहीं आए दिल्ली को घेरने के लिए, वहां के लोग नहीं आए यहाँ करने के लिए। तो इस प्रकार की चीजें नहीं चलती, संवाद से रास्ता बनता है। किसान तो अपने घरों में ही है, किसान अपने खेतों में ही है, किसान हमेशा राष्ट्र की तरक्की के लिए ही सोचता है, लेकिन किसान के कंधे पर राजनीतिक बंदूक चलाने वाले लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इसीलिए किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान मोदी जी के साथ हैं, देश भर में इसका प्रमाण तो ये मिला। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां इन किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने सियासी फायदे उठाने के लिए इन्हें सड़क पर उतारने के लिए मजबूर करती है, सड़क पर उतारती है, भड़काती है, बहकाती है। सीधा आरोप डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। तो ये विपक्षी प्रायोजित आंदोलन है। सुमित भाई, पहले तो आपको, आपकी टीम को और स्पेशली इंडिया न्यूज को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि जनता से और विशेषकर किसानों से जुड़े मुद्दे पर आप जो है इस डिबेट को आज यहाँ पे करने का प्रयास किया है। उनके मुद्दों को समग्रता में देखने की जरूरत है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर किसान जो है राजनीतिक पार्टियों से ऊपर का मुद्दा है, चूंकि देश का एक बड़ा वर्ग है जो अन्नदाता है और सबके लिए ये जरूरी है। आपने देखा अभी जीडीपी में 18 महीनों में सबसे गिरावट है Q2 का जीडीपी, और सिर्फ एक किसान है। यदि किसान का बेटा ये काम अन्नदाता नहीं किया होता, जो ग्रोथ नहीं दिया होता, तो मुझे लगता है कि पूरी स्ट्रक्चर खत्म होती, तबाह हो जाती। जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग का हालत खराब है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का हालत खराब है। मात्र 5.4% की अभी जीडीपी ग्रोथ हुई है, उसमें किसानों का एकमात्र योगदान है जो बढ़त के साथ, वृद्धि के साथ उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है ये धारणा बना लेना कि विपक्षियों पूरे देश की बात कर रहे हैं, और ये जो किसानों के आंदोलन जो है, दिल्ली कूच कौन करते हैं, बार बार कौन करते हैं? 4 गुना। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ क्या किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, पंजाब में ही रहते हैं क्या? ये धारणा बनाना दुखद है। हरियाणा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, एनसीआर के किसान हो, या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के किसान हो, सभी जगह के किसान अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यदि कोई कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना रखा है और उसके माध्यम से अपनी समस्याओं को केंद्र सरकार में लाने का प्रयास करता है और उसको प्रायोजित कह करके उस पूरे आंदोलन पर आप प्रश्न लगाते हैं, तो आप पूरे अन्नदाता पर प्रश्न लगाते हैं। 4 गुना अभी का जो ये मुद्दा है आज का, 4 गुना मुआवजा की बात है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में यह स्पष्ट तौर पे 4 गुने मुआवजे की बात हमने लिखित में, कानूनी उनको अधिकार प्राप्त है, क्यों नहीं सरकार दे रही है? दूसरी बात, एमएसपी को लीगल गारंटी की बात प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, आश्वासन के बाद भी यदि उनको नहीं पूरी हुई, जिस आंदोलन को उन्होंने स्थगित किया था इसी आश्वासन पर कि हमें जो है लीगल गारंटी के लिए सरकार मान जाएगी, उन पर जो मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को अभी तक क्यों नहीं विड्रॉ किया गया? बिजली के बिल के संदर्भ में जो चर्चा थी वो क्यों नहीं हुई? नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्पेशली बात करें या एनसीआर की, जिनके जमीन को अधिकृत किया जा रहा है, अधिग्रहण के बाद वो बड़े बड़े, ठीक है, बारी बारी से जयराम विप्लव जी, इन मुद्दों को आपने उठाया, लेकिन क्या ये नहीं, किसानों को 5% के बदले 10% क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, ये वैलिड मुद्दा है, बिल्कुल ठीक है, वैलिड मुद्दा है, वैलिड पॉइंट है। जयराम विप्लव जी, किसानों का मुद्दा है, सवाल ये आप कह दीजिए, ठीक है जयराम विप्लव जी, सवाल का जवाब सीधे कह देना कि नहीं विपक्षी प्रायोजित आंदोलन है, उपद्रवी तत्व हैं, आप कह सकते हैं, कह दीजिए, लेकिन इन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को लेकर किसान मांग उठा रहे हैं, उसे लेकर आप कहिए ना, उसे लेकर आप बात बताइए कि आपकी सरकार का रुख बार बार आश्वासन तक क्यों सीमित रह जाता है? एक तो एकदम क्लियरिटी मिसकोट नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ उपस्थित किसी किसान को, आंदोलन में आए हुए किसान को मैंने उपद्रवी नहीं कहा। मैंने कहा ऐसे ही
आयोजनों में उपद्रवी तत्व शामिल होते हैं और प्रशासन उसकी पूरी व्यवस्था कर रहा है, मुस्तैद है, किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं होने नौबत देंगे। क्यों आती है? सुन ली। आप उनकी नंबर मांगों एक। को पहले से ही नंबर क्यों नहीं दो। सुन लेते हैं? अरे हमें कांग्रेस पार्टी ये ना सिखाए जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर 2006 से लेकर 2014 तक बैठे रहे, वो एमएसपी का ज्ञान ना दे, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो किसानों को अन्नदाता आवाज में कुछ दिक्कत है। शिरोधार्य करते हैं। हाँ। कोई अहंकार नहीं है। सत्ता में रहते हुए मोदी जी ने नहीं, एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने की बात कही गई थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी वही है जो किसानों को आपने चली कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस ने जो किया, सुनिए जी जयराम जी, कांग्रेस ने जो किया उसी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, सत्ता से हटा दिया गया, आपको सत्ता में लाया गया, तो आपने लीगल गारंटी की बात कही, तो मैं बात रखूंगा ना। आपने लीगल गारंटी की बात रखी। आप सुनिए, अगर और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ। आप आगे और कुछ पूछना पूछ लीजिए, फिर बोलेंगे, नहीं, क्योंकि आवाज ब्रेक हो जाती है। बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो किया उसका खामियाजा जनता ने दे दिया। अब आपने कहा कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी बनाएंगे। कांग्रेस ने जो किया वो सही बात है, उसका खामियाजा अभी भी भुगत रहे हैं। हाँ। किसान अगर इस देश का मोदी जी से नाराज होता तो उसका असर दिखाई पड़ता। हरियाणा का किसान नाराज होता, हरियाणा के चुनाव में इनको बता दिया। आज मोदी जी ने ही किसानों को किसान सम्मान निधि दी है और उनको एक अतिरिक्त सहायता, एक अतिरिक्त शक्ति, ऊर्जा दी है, जिससे वो अपना योगदान कर पाते हैं, जिसका जिक्र ये कर रहे थे। किसानों के साथ हर जगह सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए। प्रशासन के साथ कोई ठीक है, छोटा छोटा जवाब। मैं निवांश शर्मा जी और रास बिहारी जी भी हैं, जल्दी से डॉक्टर अजय उपाध्याय। जिले की अथॉरिटी का विषय लेकर के राष्ट्रीय राजधानी पर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होना चाहिए। साथी भाजपा प्रवक्ता विप्लव जी को यह शायद एहसास नहीं है कि इस देश में किसान 700 किसान शहीद हुए और मोदी जी जो है सिर्फ गाना बजाते रहे, कील काटे और आंसू गैस तक उनके सामने आया। पूरा देश देखा कि क्या आप लोगों ने किया। जब आश्वासन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है और उसके बाद मैं बीच में नहीं, आप भी बीच में नहीं मैं बोलता, ये झूठ नहीं बिकेगा। फिर आप उसका जवाब दे लेंगे, चूंकि आवाज आपकी भी ब्रेक होगी, आपको भी दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन पर लोगों ने उस समय आंदोलन विड्रॉ किया। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? 3 मुद्दे थे, 3 में एक मुद्दा भी लागू नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि हम किसानों के बड़े शुभचिंतक हैं। किसान यदि आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आजीविका का प्रश्न हो गया है, उनकी लागत बढ़ गई है, जीएसटी हर मुद्दों पर आपने डाल रखा है, उनकी आमदनी दोगुनी करने की बात थी, दोगुनी तो छोड़िए, उल्टे उनका जो है खर्च दोगुना हो गया है। और आप जो है सिर्फ कह रहे हैं कि चुनाव जीत गए इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मशीन से जो है, मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग करके आप चुनाव जीते हैं। किसानों के दर्द को आप नहीं समझ पा रहे हैं। झारखंड में नहीं, फिर वही राग, फिर वही नहीं, ये किसानों के मुद्दे पर है। हर बात में ईवीएम और मशीनरी मत कीजिए। झारखंड में जीतते हैं, नहीं अजय उपाध्याय जी, जहां आप जीतते हैं वहां पर मशीन और मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं होता है क्या? आप मजदूर भी डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मुद्दे से भटकिए, जहां हार गए उस हार को स्वीकार कीजिए। जनता के मुद्दों पर आप संवेदनशीलता दिखाइए। अजय उपाध्याय जी, जहां हार जाते हैं ना उस हार को स्वीकार कीजिए। हर बात में मशीनरी मत क्या कीजिए। झारखंड में जीते वहां मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में जीते वहां मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। झाजी उस पर मुद्दा है, उस पर हर चीज में वो मशीनरी, ये राग मत अलापिए। और अभी टॉपिक कुछ और है। मैं कह रहा हूं कि क्या निवांश शर्मा जी, ठीक है, निवांश शर्मा जी, किस सियासी पार्टी ने फिर किसानों का साथ दिया? सुनील जी, चुनाव आयोग नहीं है ना, चुनाव आयोग तो धमकी देता है, आप मत दीजिए। जी बहुत बहुत नमस्कार। नहीं ऐसा है, मैं आप जैसे अगर लोग चुनाव आयोग को भी नहीं मानेंगे तो नहीं, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे तो दिक्कत है। चुनाव आयोग को सरकार नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये राग अलापना बंद कीजिए। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा कीजिए। हर हार का जो है ना ठीकरा ईवीएम पर, मशीनरी पर मत खड़ा कीजिए। जनादेश को स्वीकार करना सीखिए। ठीक है, चलिए निवांश शर्मा जी। जनादेश को जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन मशीन के आदेश को हम नहीं स्वीकार करेंगे। भाई, झारखंड में किसका आदेश है? झारखंड में किसका आदेश है? अब आइए इसी टॉपिक पर आपको आना है। अजय उपाध्याय जी, झारखंड में क्यों जीते आप?
वहां आईवास हो जाता। अच्छा। एकदम बढ़िया प्रश्न किया आपने। झारखंड में यही ईवीएम नहीं था क्या? इसीलिए वहां बैलेट पेपर उन्होंने था क्या? काम किया कि वहां नहीं लगाया। झारखंड नहीं में तो बैलेट एक पेपर था प्रश्न ही क्या? नहीं कर पाते। झारखंड में आप बैलेट जैसे पेपर था लोगों को क्या? प्रश्न करने के लिए लोग छोड़ दे रहे हैं। झारखंड में बैलेट और ये पेपर था क्या? मूर्ख बना रहे हैं। ईवीएम पर अभी झारखंड बहस में नहीं है, किसान इसीलिए- पर आइए। निवान शर्मा जी, नहीं, झारखंड में हो ये गया करना अजय नहीं उपाध्याय जी, चाहते हो थे। गया, ठीक लेकिन है, आप देश लोग नहीं के मानेंगे, मुद्दों पर मुझे ये पता है। बहस नहीं होने दे रहे हैं और मुद्दों पर यदि बात नहीं हो आप रही है आइए और मुद्दों पर, सरकार वही तो ध्यान कह रहा हूं, नहीं दे मुद्दों रही से है, भटककर इसका मशीन मतलब मशीनरी इसके मत किया पास कीजिए। मशीन इसके हाथ में। हाँ, मशीन मशीनरी मत कीजिए। 10 सेकंड। निवान शर्मा जी, 10 सवाल सेकंड ये है कि मशीन आखिर मशीनरी से ही ये जुड़ा कौन हुआ सी मुद्दा सियासी है। पार्टी है नहीं जिसने तो किसानों के बैलेट पर किसानों के होता, साथ बहुमत पर होता तो ये लोग ये काम किसानों नहीं को जो क्या वादा है वो पूरा किया। बार बार किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी हो रही है। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जिस तरह से सरकार किसानों को ट्रीट कर रही है, हमें लगता है कि इसी एक बेसिक ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि जो सड़कों पर बैठे हैं वो किसान हैं। अगर जब तक आप किसानों को किसान नहीं मानेंगे तब तक आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। सरकार ने वन वे कम्युनिकेशन कर दिया है कि एक तरफा बात हो रही है, बस सिर्फ ना किसान अपनी बात रख पा रहे हैं, ना कोई डिस्कशन हो पा रही है। सरकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। देखिए, किसान जो जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कोई नई मांगे नहीं है। वो मांगे हैं जो पिछले 10 सालों से वो किसान करते आ रहे हैं और सरकार ने उनको वादा किया है। एक पब्लिक फोरम में, पब्लिक मंच पर सरकार कह चुकी है कि हम ये कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार सारे किसानों को, या तो अगर वो पंजाब के किसान होते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल देती है, हरियाणा के किसान होते हैं तो आतंकवादी बोल देती है, यूपी के किसान होते हैं तो उनको बिजनेसमैन बोल देती है, या उनको ये बोल देती है कि ये तो प्रदर्शनजीवी हैं, या ये जिस तरह से सरकार का रवैया है, हमें इसमें प्रॉब्लम है। हम ये चाहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए। आप किसानों को आतंकवादी समझना बंद करिए, किसानों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना बंद करिए कि वो हमारे देश के हिस्से नहीं है, वो व्यापारी नहीं है। किसान कोई मुनाफा नहीं कमा रहा है अपनी खेती में। किसान जो काम कर रहा है वो बहुत मेहनत का काम है। अगर किसान वो काम करना बंद कर देगा तो हमारा देश भुखमरी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा। हम किसानों को वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं है जो हमें देना चाहिए। सरकार, आपने हरियाणा में देखा किस तरह से इन्होंने किसानों के और प्रशासन के बीच में कीलें लगा दी। ये तरीका नहीं है। पहली बार हमारे देश में किसानों के ऊपर एनएसए लगाई गई। ये मानते ही नहीं है कि वो किसान है। किसानों के बैंक खाते सीज कर दिए गए, किसानों की प्रॉपर्टियां जब्त कर दी गई, और जिन ऑफिसर्स ने, जिन प्रशासन के अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई करी, उनको आपने प्रमोशंस दिए। तो किसानों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? जब आप किसानों के साथ टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती है। लगातार इस प्रकार के झूठ परोसना बंद करिए। किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने किसी को कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जयराम विप्लव जी, आप थोड़ा नेटवर्क इशू वहां पर दुरुस्त कर लीजिए। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। जयराम जी, आप आवाज आ रही है? चलिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच स्वामेंद्र जी, मैं रासबिहारी जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले किसानों के मुद्दे पर कौन सी पार्टी है जो आपके साथ खड़ी रही, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो? सर, आपकी आवाज कटती है, ब्रेक हो रही है। आप समझ नहीं पाया। किसानों के मुद्दे पर, किसानों की मांगों पर कौन सी पार्टी रही जो आपके साथ खड़ी रही? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के अंदर अभी तक भले पूर्व में कांग्रेस सरकार रही हो और भले ही आज भाजपा की सरकार है, इन दोनों पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का साथ नहीं दिया। अगर इन दोनों पार्टियों ने साथ दिया होता तो आज ये नौबत यह ना होती किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर उतरना। तो ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने जब जो है 2013-14 का लैंड एक्विजिशन एक्ट बिल बनाया तो उसकी मजबूरी थी, ना कि किसानों को वो राहत देना चाहती थी। वो अंत में बनाया जब इलेक्शन का दौर। और वैसे ही आज है। आज देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर मात्र एक किसान है जिसको विकास के साथ और साथ के साथ बहुत दूर, कहीं कोसों दूर छोड़ दिया गया है। आप ये देखिए, अगर तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आज आपकी हितैषी बन रही है वो भी आपको छल चुकी है, बीजेपी भी आपको छल रही है। बिल्कुल, है ना अजय उपाध्याय जी? इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर तो आप हितैषी बन रहे थे, किसानों ने आपको भी कह दिया कि आप भी बहुत किसान नेता हैं। हाँ, देखिए, किसान नेता है, उनकी बात और उनकी जो मत है, उनका मत का सम्मान होना चाहिए।
हो सकता है हमारे समय भी कुछ कमियां रहीं और निश्चित तौर पे उन कमियों का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, पर हमने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो है 4 गुना मुआवजा और प्लस किसी के भी वो भी जमीन वो को मान रहे हैं, बेवजह अधिकृत वो किया जाए कलाकारी मान रहे हैं कि किसानों चुनाव के का। ये समय कानून 2013 में हम लोग लाए। हम मान लिया, लेकिन हम कानून लाए, उसके बाद तो कई चुनाव हुए भाजपा के दौर में, और भाजपा जो है कोई भी कानून जो है इनके लिए लाती, और आज भी किसानों के मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ हम लोग चाहते हैं। सरकार यदि कोई ऐसा कानून लाती है तो हम सरकार के साथ मदद करेंगे। आप एमएसपी की बात करते हैं अजय उपाध्याय जी, एमएसपी पर आपने भी कांग्रेस ने भी किसानों को धोखा ही दिया। नहीं, धोखा की बात नहीं थी। उस समय जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो लाभ मिलना चाहिए था किसानों को, उसको हम लोगों ने जो है लगभग 76 उसके जो नियम कायदे कानून थे जो उन्होंने रिकमेंडेशन, आपने सिरे से एमएसपी लागू करने से मना कर दिया, आपने लागू करने से ही मना कर दिया। हाँ, हमने दिया नहीं, लेकिन अब यदि हमारी सरकार आती है या सरकार कोई प्रस्ताव लाती है, हम उसके साथ। अजय उपाध्याय, आपने उस समय मना ही कर दिया कि हम नहीं ला सकते हैं। नहीं, मना नहीं था, मना नहीं था। रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने चलिए डिस्कशन ठीक है, भी मैं किया आपको था। बताता हूं, आपने साथ सरासर में मना एड्रेस कर दिया था। आपने सरासर दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, वो लिखित रिकॉर्ड है, इसे ऐसे आप नहीं, पहले वो इमेज दिखाई, वो तस्वीर दिखाइए पहले। वो लेटर है राज्यसभा में, बाकायदा इसका लिखित दस्तावेज है, लिखित रिकॉर्ड है, और ये वो सवाल प्रकाश जावड़ेकर साहब ने पूछा था, ये 16 अप्रैल 2010 का। और जवाब में क्या है? द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। दिस रिकमेंडेशन हाउएवर हैज नॉट बीन accepted by the government because MSP is recommended by the Commission for Agriculture Cost and Prices CACP based on objective criteria and considering variety of relevant factors। जो साफ साफ और इसमें लिखा है कि ये मार्केट तबाह हो जाएगा, इससे बाजार में तबाही आ जाएगी अगर हम ये मान लिया। सवाल पूछा गया था कि क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आपने एक्सेप्ट किया, कितना किया, क्या डिटेल है, और नहीं किया तो बताइए। ये राज्यसभा में पूछा गया सवाल, लिखित दस्तावेज है अजय उपाध्याय जी। आपने सीधे दो टूक कह दिया कि हम नहीं कर सकते हैं, बाजार तबाह। आपको उस समय बाजार की बड़ी फिक्र थी। स्वामीनाथन आयोग की बात हो रही है तो हम जरा जान लेते हैं कि स्वामीनाथन आयोग क्या है। तो ये लेटर है, हम इसलिए इस लेटर को सामने रखकर एक रिकॉर्ड लेकर, स्वामीनाथन आयोग क्या है, नवंबर 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी बनाई गई दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच आयोग ने 6 रिपोर्ट तैयार की, एक नहीं 6 रिपोर्ट। क्या क्या है उसमें जल्दी से दिखाइए। किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई, आज तक किसी भी सरकार ने। फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्सों में A2, A2+FL और C2 में बांटा गया। अब A2, A2+FL और C2 क्या है? A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल किए गए। A2+FL में कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत भी शामिल कर दी गई। और जो C2 है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां नकदी गैर नकदी के साथ जमीन पर लीज रेंट और ब्याज भी शामिल इसमें किया गया। और C2 की लागत में ही 50% और जोड़कर ही MSP देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने की थी, जो नहीं मानी गई। अब अभी मौजूदा स्थिति क्या है ये भी आप जान लीजिए। अभी MSP पर और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों की तुलना भी अगर हम करते हैं तो अभी क्या है स्थिति? CACP अभी 23 तरह की फसलों पर MSP तय करती है। इसमें गन्ने की फसल नहीं है, गन्ने की फसल की जो खरीद सरकार नहीं, शुगर मिलें करती हैं। तो 23 तरह के फसलों पर MSP तय करती है CACP। जो MSP एक तरह से फसल की गारंटीड कीमत होती है, लेकिन MSP एक लीगल गारंटी वो नहीं बनाई गई, उसी की मांग है। अभी MSP A2+FL की लागत के हिसाब से तय की जाती है, जबकि मांग है कि C2 में 50% ज्यादा जोड़कर आप तय कीजिए। 2022-23 में करीब 1063 लाख टन अनाज की खरीद MSP पर की गई थी, जबकि 2015 में करीब 761 लाख टन की खरीद MSP पर हुई थी। ये बढ़ोतरी भी हुई है जो अनाज खरीद में हुई है। 2014-15 में MSP पर फसल खरीदने पर 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, और 2022-23 में MSP पर फसल खरीदने पर 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। तो बढ़ोतरी हुई है, फसल खरीदने में खर्च भी हुआ है सरकार को। लेकिन अजय उपाध्याय जी, सीधे आप ये कह रहे हैं कि हमने मना नहीं किया था, तो आपने दो टूक मना किया। और रास बिहारी जी ज्यादा बेहतर इसके बारे में और बता सकते हैं। रास बिहारी जी, किसानों को तो सबने छला है। फिर
जी 10 सेकंड का मुझे क्लेरिफिकेशन दे देने दीजिए, 10 सेकंड का सुमित भाई। जी रास बिहारी जी हैं। सुमित भाई, एमएसपी को लेकर के, एमएसपी पे जो 23 फसलों पर जो एमएसपी दी जाती है, सीएससीपी का एक कहीं ना कहीं रेट निर्धारण का सिस्टम होता है, उसी के तहत दी जा रही है। और हमारी सरकारों ने ये 23 फसलों पर एमएसपी की बात की थी। पहले से ये प्रक्रिया किसी ने अपनाई थी तो कांग्रेस ने ही दिया था। हाँ, C2 को लेकर के जरूर एक प्रॉब्लम थी कि क्या उस पर लैंड यूज पर और उसके ब्याज पर भी हम बात करेंगे। इस पर सीएससीपी की एक कमेटी ऑलरेडी बैठाई गई थी। वो कमेटी की रिकमेंडेशन आई, तब तक हमारी सरकार चली गई। किसके अंदर 2013 में हमने जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, उस कानून के माध्यम से हमने नहीं अजय उपाध्याय जी सीएससीपी गवर्नमेंट के अंदर आती है। हाँ, तो फिर और उसके एक रिकमेंडेशन आप तो एक तरह से पल्ला झाड़ लिया ना कि भाई सीएससीपी तय करेगी। C2 की जो बात है, 10 सेकंड दीजिए जी। नहीं 10 सेकंड दीजिए। आपने मना तो किया था ना, आपने भी मना कर दिया था ना। क्लेरिफिकेशन जरूरी है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं अजय उपाध्याय जी, आपने उस समय जो कृषि राज्य मंत्री का जवाब मैंने पढ़कर सुनाया है, आपने जो अभी एज इट इज जवाब पढ़कर सुनाया है, उसमें साफ है कि नहीं लागू किया जा सकता। आपने सुनाया, उसमें उस पे नहीं लागू क्या किया जा सकता है। C2 की जो बात है उसमें C2 स्पेशली जो लैंड, तो फिर किसानों की तो मांगे वही है ना अजय उपाध्याय जी। ब्याज देने की बात थी, बाकी एमएसपी मैं कह रहा हूं कि सियासत सबने की, लेकिन किसानों की मांगे नहीं मानी गई। एमएसपी लीगल गारंटी की मांग है। नो साहब C2 पर 50% और ज्यादा जोड़कर एमएसपी की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने की, और उस सिफारिश को मानने की बात सिफारिश को मानने की मांग किसान करते रहे। अजय उपाध्याय जी इतनी आसानी से मत निकल जाइए। आपने उस समय 2 टूक में मना कर दिया था। क्लियर कर देने दीजिए। क्लियर हो गया साहब। मैं लेटर, मैं कोई बिना तथ्य के बात नहीं करता हूं। उस समय का लिखित जवाब इंटरप्टेड, मैं उसके बाद निवान शर्मा जी 10 सेकंड के बाद कुछ नहीं कहूंगा। 10 सेकंड जी बोलिए सर। मुझे 10 सेकंड दीजिए, जरूर 10 सेकंड दीजिए क्लेरिफिकेशन के लिए। लीगल गारंटी की बात जो है, लीगल गारंटी की बात ही अभी इस आंदोलन के माध्यम से हुई है। उससे पहले एमएसपी पर लीगल गारंटी की कोई बात ही किसान कभी नहीं मांगा। आप क्या बात कर रहे हैं? लीगल गारंटी की बात यदि उस एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग नहीं हुई थी क्या? अजय उपाध्याय जी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की बात हुई थी कि नहीं? मांग हुई थी कि नहीं? सिर्फ है थी और किया हमने किया। तो फिर कहां किया? 23 फसलों पर एमएसपी पर डबल नहीं 50+ C2 की बात जो है वो एक डिस्कशन का भाई सिफारिश तो वही है ना। अभी भी हम चाहते हैं बैठ करके चर्चा अजय उपाध्याय जी, सिफारिश तो वही है ना। नहीं, लीगल गारंटी की बात है आज। नहीं सिफारिश तो वही है ना। प्लीज आप उसको ऐसे अलग अलग चश्मे से मत देखिए। आपने 2 टूक मना किया था आपकी सरकार में लिखित जवाब में। निवान शर्मा जी, तब तो बात यही होगी कि भाई आंदोलन जो मिनिमम गारंटी है उसको अगर होता है तो बीजेपी विपक्ष में हो तो बीजेपी किसानों की हितैषी, कांग्रेस विपक्ष में हो तो, या फिर आप विपक्ष में तो आप किसानों के मुद्दे पर निवान शर्मा जी को बोलने दीजिए। लीगल गारंटी की बात हो रही है, किसान लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं एमएसपी पर। एमएसपी पर लीगल गारंटी सरकार जयराम जी जुड़ गए। जयराम जी भी यही वार्ता का मुख्य केंद्र है किसानों के। सर अजय उपाध्याय जी, वो लेटर दिखाकर मैंने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया कि कांग्रेस ने भी कोई ने मांग नहीं मानी। हम लोग बिठाया क्यों है भाई यहाँ आपने? जयराम जी आप खुद डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था। नहीं, अजय जी का प्रवचन लगातार चलेगा। आम आदमी पार्टी आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए मैंने इस बीच आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। बोलिए किस मुंह से बोल रही है? जयराम जी जयराम विप्लव जी, आप जुड़े नहीं थे, अब आप जुड़ गए हैं तो बोलिए। जयराम जी, एमएसपी पर लीगल गारंटी क्यों नहीं किसानों को? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, इनके दामन में इतने दाग है, किसानों आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है जयराम जी, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार आपकी आवाज। उसे एक बार दुरुस्त कर लीजिए। ये मत बोलिए कि बाकी को बोलने का मौका सिर्फ दे रहे हैं, आपको भी भरपूर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। निवान शर्मा जी तब तक जयराम जी उसको दुरुस्त कर लीजिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो है वो सभी पार्टियों ने राजनीति की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तो ये मान रहे हैं।
किसानों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज तक कोई नहीं कर पाया है। वो तब तक नहीं होगा जब तक किसानों को केवल और केवल वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक किसानी को राजनीतिक मुद्दा रखा जाएगा तब तक उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। ये एक तरह से क्रेडिट लेने की उसी होड़ में कांग्रेस के रहते हैं साथ कि तो आप हमने भी ये करा दोस्ती दिया। करते हैं फिर। नहीं देखिए, जहां मुद्दों की बात है हम तो मुद्दों पे हमेशा से घेरते आए हैं। हम हमारे लिए जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसानी है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारे देश में काम करने की जरूरत है। पिछले 75 सालों में नहीं हुआ जिस पर काम, उसमें सभी पार्टियां हैं, हम तो ये खुल के कहते हैं। हमारे लिए किसानी जो है उसके ऊपर ग्राउंड लेवल से काम करने की आवश्यकता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी आप बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। सरकारों की नीयत में बदलाव जब तक नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा था कि मैं एमएसपी लागू करूंगा। एमएसपी है और हमेशा रहेगा। क्या आप जाके किसानों से पूछ लीजिए कि एमएसपी मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि माननीय ये प्रधानमंत्री जी भी ने तो हमने कह दिया, आंकड़ा लेकिन दिखा है कि ग्राउंड लेवल पे बढ़ोतरी हुई इंप्लीमेंट है, हुआ ही बढ़ोतरी नहीं। हुई है 2014-15 के मुकाबले 22-23 में फसल मैं खरीद वही एमएसपी आपको कह पर। रहा हूं सर, अगर अगर देखिए टेक्निकली आप कहेंगे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी कैसे हुई है मैं आपको वो भी बता देता हूं। हरियाणा में हरियाणा सरकार कहती है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं। ऐसी फसलें हैं जो वहां होती ही नहीं है, जैसे वहां पे जूट होता ही नहीं है, नारियल हरियाणा में होता ही नहीं है, ये चलिए एमएसपी ठीक है, देते हैं। तो ये कागजी ठीक है। कार्रवाई जयराम जी की जुड़ बात गए नहीं हैं। कर रहे हैं, जयराम जी हम जल्दी से ग्राउंड पे जवाब। पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं। जब तक आप किसानों के लिए पूरी पॉलिसी रिकंस्ट्रक्ट करके उसको किसान सेंट्रिक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं निकलेगा इसका सोल्यूशन। और ये जयराम जी किसानों के जुड़े साथ हुए बैठ हैं? के हो नहीं, सकता है। आप डिस्कनेक्ट अगर हो गए। किसान की कमेटी बनाते हैं और कमेटी के अंदर पॉलिटिकल लोगों को रख देते हैं और किसानों को शामिल ही नहीं करते, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि किसानों की ठीक है प्रॉब्लम का स्वामी सोल्यूशन इंद्र जी। निकलेगा? आप हमारे साथ यहाँ किसान भाई बैठे हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आप इनको कमेटी में बिठाइए, ये आपको 10 मिनट में सॉल्यूशन देंगे हर प्रॉब्लम का। लेकिन नहीं, सरकार की वो नीयत ही भी तो नहीं है कह रहे सॉल्व हैं, करने की। स्वामींद्र जी तो कह रहे हैं कि सबने छला है, सबने ठगा है, सबने धोखा दिया है, फिर कौन हितैषी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। स्वामींद्र जब जी, तक किसानों की तो फिर किसान क्या सड़क पर ऐसे ही उतरते रहे और फिर कभी बीजेपी आपको कह रही है कि ये प्रायोजित है, विपक्ष प्रायोजित। बीजेपी जहां विपक्ष में है वहां पर वो कहेगी कि ये कांग्रेस कहेगी बीजेपी प्रायोजित। तो आप तो किसी न किसी के प्रायोजित बनते रहेंगे। देखो, आंदोलन के जननायक जेपी जी ने कहा है कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। इन देश की सड़कों को सुनसान मत होने दीजिए। ये मीडिया का भी इसमें दायित्व है कि आंदोलन को आप एक चिंगारी जरूर दीजिए। जब तक भारत में जन आंदोलन खड़े नहीं होते, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये काला बाजारी के खिलाफ करने वाला आंदोलन है। आप भी मुझे देखिए, अभी हम सब ने 400 रुपए किलो टमाटर लिया है। क्या किसान ने 400 रुपए किलो टमाटर बेचा है? नहीं बेचा, काला बाजारी ने बेचा है। आप और हम सब आज भी 60 रुपए से लेकर 80, प्याज जो है 50 पैसे से लेकर 2 रुपए किलो बिका है? नहीं बिका है, ये काला बाजारी, क्योंकि इस पे एमएसपी नहीं है। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस उपभोक्ता को पता होगा कि किसान से क्या वस्तु किस भाव ली गई है और बेचने वाला व्यापारी हमसे क्या भाव ले रहा है, तो उसके बीच का जो अंतर नहीं, है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी ये कहती है कि बाजार तबाह हो जाएगा अगर एमएसपी पर हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर देंगे। बिल्कुल, या लीगल गारंटी बना देंगे तो बाजार तबाह हो बिल्कुल, जाएगा। ये तो बाजार तबाह हो जाएगा, उसमें तो फिर बाजार के ग्राहक भी, आम लोग भी हैं, फिर इसका एक समाधान तो निकालना पड़ेगा। इनका मतलब ये नहीं कि बाजार तबाह हो जाएगा, उपभोक्ता तबाह हो जाएगा। इनका मतलब ये है कि जो इनका बड़ा व्यापारी मित्र थे और अब जो आज की सरकार के व्यापारी मित्र है, अभी मुझे पता है अडानी अंबानी कोई कल की देन नहीं है, ये कल नहीं पैदा हुए हैं कि बीजेपी आई तो अडानी अंबानी पैदा हो गया। ये पूर्व में इनके मित्र थे, आज इनके मित्र हो चले हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। देश बिक रहा है। आप रेल बेच, जहाज बेच, सड़क बेच, सब कुछ बेच दिया। अब की किसानी ही बची है। आज देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार करने की व्यवस्था जो करने का काम भाजपा शासित प्रदेश और सरकार कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि लोगों के निवालों के साथ अब खेलना बंद कर दीजिए। इस देश की जनता को अब राहत चाहिए। ये बाजार के अंदर जो आपने जो लूट का बाजार बना लिया है, इसको बंद कर दीजिए। किसान का मेरे की बात सुनिए, वो बहुत सस्ते दामों में आम आदमी तक अनाज पहुंचाने का काम कर रहा है। इससे सस्ता अनाज पूरे विश्व में नहीं है। आज जो गेहूं हमसे आप 2000 रुपए ले रहे हैं, ये गेहूं जो है यूरोप के अंदर 6 या 7,000 रुपए क्विंटल है। कितना फर्क है? इसका मतलब यह है कि आप हमारे को हमारा भाव ही नहीं दे रहे, उपभोक्ता को लूटने का काम किया जा रहा है। आप वही आटे की थैली रामदेव की, अडानी की जो है
दूसरी जो है अन्नपूर्णा की जो थैली है वो आप लोगों को 65 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसका मालूम पड़ता है कि आप इंटरनेशनल बाजार के साथ तो व्यापार करते हैं, पर जो आम किसान है जिससे 20 रुपए 22.5 रुपए किलो आप अनाज खरीद कर उसको जो लूटने का काम किया है पूरे देश के अंदर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन जो एक आम बात किसान एक को बात प्रभावित एक कर बात रही हैं और मैं आम जल्दी से अजय उपाध्याय जी, और चूंकि जयराम जी जुड़े नहीं अभी तक, उनका भी रिएक्शन जरूरी है। लेकिन एक बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप जैसे नए कृषि कानून को लेकर बात थी तो उसमें कहा गया कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन बिहार में मंडी सिस्टम बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया। नीतीश सरकार ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया। पैक्स से वहां धान खरीद होती है और खुले में वो बेच सकते हैं। तो बिहार के किसानों ने कभी आंदोलन नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पे बड़ा चिंता का विषय है। आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग किसानी मजदूरी करने आते हैं वो वहां के 50 एकड़ के किसान, 15 एकड़ किसान, 20 एकड़ किसान बिहार के अंदर मजदूर बन गए। उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है कि इंडस्ट्री को मसल वाले मजबूत मजदूर चाहिए, मजबूत किसान नहीं चाहिए। आज हरियाणा को भी और उत्तर प्रदेश को भी, तो इस तरह के आंदोलन में बिहार यूपी के कितने किसान शामिल होते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, वहां किसानों को मजदूर बना देगा भाई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं तो उन भूमिहीन किसानों और मजदूरों की तो आवाज आप भी उठाएंगे ना? मैं उठ रही है, मैं किसान कमेरे की बात कर रहा हूँ। एक किसान कमेरा यानी मजदूर, जो कमेरा तबका है जिसके अधिकार वंचित बना दिया गया है। आज देखिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हो, भले उत्तर प्रदेश के अंदर हो, भले एनसीआर का क्षेत्र हो, यहाँ किसान आवाज कर रहे हैं। पर आप ही देखिए कि आप बिहार किसान आवाज नहीं कर सकता क्योंकि उसको इतना बदवा बना दिया गया है, कितने वर्षों से उसको खेती से महरूम कर दिया गया है। आप देखिए कि जो आपका गया का क्षेत्र है, ये हमारे प्याज और आलू का क्षेत्र था। आज वहां पे आलू प्याज की कोई वैल्यू ही नहीं है। यही कारण है कि शहरों के अंदर 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो जो प्याज बिक रहा है, वहां किसान से मात्र 2 रुपए 3 रुपए किलो लिया जाता है। आप जाके देखिए बिहार के अंदर, मैं आज जाके आया हूँ, जो नेपाल का लगता हुआ क्षेत्र है बिहार का, वहां पे सब्जी का बहुत अच्छा क्षेत्र है, पर वहां सब्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। कारण यही है कि किसान वहां खेती करे तो करे कैसे? वहां के 15 एकड़ किसान के पास भी ट्रैक्टर नहीं है और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 एकड़ किसान के पास ट्रैक्टर है। जहां हम नोएडा की हम बात कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं, वहां का किसान भले 2 एकड़ का है, बहुत सीमंत किसान है पर मजबूत है क्योंकि वो एनसीआर के अंदर शहरों के साथ लगता किसान है और ये बहुत कीमती जमीन है। उस कीमती जमीन को आपने खेती से जोड़कर इसका कलेक्टर रेट नहीं बनने दे रहे ताकि किसान को लेकिन जरूरी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए, प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें, यही कारण है कि किसान जो है आज जो दलित, अच्छी बात है, आंदोलन कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, अधिकार है आप सभी किसानों को। लेकिन हाँ, जिस लाल किला पर ट्रैक्टर चढ़ाने जैसी घटना जो हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जैसी घटना, तो उन घटनाओं का, उन तस्वीरों का फायदा फिर सियासत करने वाले लोग उठाने लगते हैं। तो किसानों की भेष में फिर बताया जाता है ये कौन घुस गया। तो ऐसे लोगों को मत घुसने दीजिए। अगर कोई घुस भी रहे हैं, कीजिए आंदोलन, बिल्कुल करना चाहिए। और किसानों की मांगे आपने खुद कहा कि अभी तक किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जयराम विप्लव जी। हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन उनका भी बहुत शुक्रिया, अजय उपाध्याय जी, निवान शर्मा जी। और सवाल यहाँ पर यही है कि किसानों की सुनी किसने? फिर एमएसपी पर बहुत लंबे वर्ष से ये मांग हो रही है, बहुत लंबे समय से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात हो रही है, लेकिन मांग मानी किसने? कांग्रेस भी वही, बीजेपी भी वही। तो किसानों को तो फिर सबने ठगा। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।